अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 डेटा मॉडलिंग यूजिंग ईआर मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इससे पहले मॉडल्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं। डेटाबेस मॉडल्स का हमने 3 मेन उसकी कैटेगरीज पढ़ी थी। दैट वाज ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड फिज़िकल डाटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स की ये एक टाइप है ईआर मॉडल। ये हम ईआर मॉडल जो होती है वो आपका कॉन्सेप्चुअल यानी लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसकी आज हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में स्टडीज़ को करेंगे और इसकी नोटेशंस जो बेसिक हैं मॉडल बनाते वक्त जो नोटेशंस यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इसके एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। और दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूजुअली आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होता है एंड मोस्टली उसमें ये ऐसा होता है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है जिसका आपने एक ईआर मॉडल डिज़ाइन करना होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। व्हाट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नाम से ही आपको पता चल रहा है एंटिटी एंड रिलेशनशिप, दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ना, यानी कि इसमें एंटिटीज़ भी शो होंगी इस मॉडल में और इसमें उनके आपस के दरमियान के रिलेशनशिप्स भी मॉडल होंगे। इट्स अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसको इस चीज़ में रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। यानी इस मॉडल में पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एंटिटीज़ हैं उनको मेंशन करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को मेंशन करते हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंशन करते हैं। सो इसीलिए इसको कहते हैं कि इट्स अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्चुअल लेवल जो हमने पढ़ा था 3 लेवल आर्किटेक्चर में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये मॉडल यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम से मुराद उसकी एंटिटीज़ ही हैं कि इसमें इस मॉडल में एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स को मेंशन किया जाता है। ये मॉडल इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इन 1976। और इंट्रोड्यूस किया किसने था? पीटर चेन ने। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976। लेकिन ये इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्सेप्चुअल लेवल की कि अभी तक ये वाइडली यूज्ड है। सबसे ज़्यादा रिलेशनल डेटाबेसेस में जो मॉडल यूज़ हो रहा है वो ईआर मॉडल ही यूज़ हो रहा है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईआर मॉडल? पहला जो एडवांटेज है दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। मीन्स डेटाबेस का जो सारा कॉन्सेप्ट्स है, उसकी सारी एंटिटीज़ है, उनको की जो रिलेशनशिप्स है उनको बहुत सिंपल वे में ईआर मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ईआर मॉडल बनाने के बाद जो प्रोग्रामर होता है जिसने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना है उसका काम सारा बहुत आसान हो जाता है। उसको पता है कि ये एंटिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस ईआर मॉडल से उसको नज़र आ रही हैं, उसको उनके एट्रीब्यूट्स भी नज़र आ रहे हैं, उसको उनकी रिलेशनशिप्स भी नज़र आ रही है मॉडल को देख के। तो उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर बनाना बिकम्स क्वाइट ईजी। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जब भी कोई चीज़ अगर आप सेंटेंस में पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे और उसके बजाय उसी चीज़ को पिक्चर में डिस्क्राइब करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर लाइक रिप्रेजेंटेशन है और इसकी वजह से जो प्रोग्रामर्स हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं इवन, उनको जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो व्यू है बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखी जा रही है और डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं सिस्टम के उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। थर्ड एडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। The database designers can use ER model to get different views of data as seen by programmers, managers and end users. Means ये आपका जो conceptual view है, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं उनकी बहुत अच्छी रिप्रेजेंट देता है, जिसकी वजह से आपके प्रोग्रामर्स को जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या एंड यूज़र्स को जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं उनको कम्युनिकेट करना बहुत
आसान हो जाता है। उनको वैसे समझाना या सेंटेंस लाइक उसमें समझाने में कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये सारा सिस्टम है, ये ऐसी है, इट्स डिफ़िकल्ट। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही एक तरह से ये एडवांटेज भी लिंक्ड है कि जब विजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करने का तरीका है। फोर्थ इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। मीन्स इसके थ्रू ER मॉडल के थ्रू रिलेशनल मॉडल बनाना बड़ा आसान हो जाता है। रिलेशनल मॉडल अगर आपको याद हो, उसमें रिलेशन क्या होता है, टेबल्स बनाए जाते हैं ना, टेबल्स हैं, उनके कॉलम्स बनाए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपको ER मॉडल मिल गया, उससे रिलेशनल मॉडल बनाना बहुत आसान हो जाता है। ER मॉडल में जो एंटिटी बनाई हुई है, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, रिलेशनल मॉडल में उस एंटिटी का क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। So they both are integrated. It is integrated with relational database model. We can easily make a relational database model using an ER model. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल, यानी ER मॉडल में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। दो एलिमेंट्स तो इसके नाम से ही पता चल रहे हैं ना आपको, एंटिटी रिलेशनशिप के एंटिटीज़ इसमें बनती हैं और उनके दरमियान के रिलेशनशिप्स बनते हैं। अब इन थोड़ी सी टर्म्स और हैं जो कि ER मॉडल में यूज़ होती हैं, वो क्या क्या हैं। एंटिटी के बारे में हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ एंटिटी? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच डेटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। कॉलेज में जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप भी एक एंटिटी हैं, ठीक है, आपके बारे में डेटा रखा जा रहा है ना, सो यू आर एन एंटिटी। यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज़ जो इतने सारे हैं वो सारे एंटिटीज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एंटिटीज़ हैं। फिर आपकी एंटिटीज़ जो होती हैं कुछ टेंजिबल होती हैं, कुछ इनटेंजिबल भी होती हैं, यानी कुछ ऐसी हैं जिनको आप टच वगैरह कर सकते हैं, कुछ को आप टच नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि टेंजिबल हम जिसको कह सकते हैं। फ़ी जो है वो दैट इज़ ऑपोजिट, फ़ी भी एक एंटिटी हो सकती है। फ़ी की डिटेल्स रखी जाती है ना, फ़ी जो है वो एक एंटिटी है, ठीक है। फ़ीस की डिटेल्स भी रखी जा रही हैं सारी हर स्टूडेंट की, so that is also a type of entity. A set of entities with same attributes is called entity type or entity class. इन टर्म्स को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज़, इस पूरी डायग्राम में हम स्टूडेंट जो है उसको बोलेंगे इट इज़ एन एंटिटी टाइप और एंटिटी क्लास। एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास एक ही बात है। अब इस एंटिटी टाइप स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, यानी एक तरह से इस ट्यूपल को हम या इस रो को हम एक तरह से एंटिटी कह सकते हैं। सो दिस इज़ एन एंटिटी टाइप और एंटिटी क्लास, और ये पूरे का पूरा क्या है, इट्स एन एंटिटी। अब इस एंटिटी टाइप में यानी स्टूडेंट एंटिटी टाइप में एक एंटिटी तो नहीं है ना, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, बहुत सारी ट्यूपल्स हैं। इन सब की कलेक्शन को हम एंटिटी सेट बोलेंगे। वी आर कॉलिंग इट एज एन, यानी एक वक्त में जो जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जो जो इंस्टेंसेस रखे गए हैं, इन सब को कलेक्टिवली हम लोग एंटिटी सेट बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पे वापस आते हैं। A set of entities with same attribute is called entity type और entity class। यानी हर एंटिटी जो हर ट्यूपल थी उन सब के एट्रीब्यूट्स एक ही थे ना। फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट था उनका, कि नेम एट्रीब्यूट था उनका, एड्रेस एट्रीब्यूट है, सो सेम एट्रीब्यूट्स है ना सब एंटिटीज़ के। सो a set of entities with same attributes is called entity type or entity set. For example, all the students क्या है, that is an entity type या इसको entity class बोलते हैं। एक मेंबर जो है entity class का उसको हम entity instance या entity भी बोलते हैं, ठीक है। और a set of all entities, जो एक वक्त में जितनी entities आपने एंटर की हुई हैं उन सबको collectively क्या कह रहे हैं, that is called as an entity set। एंटिटी टाइप जैसे स्टूडेंट या एम्प्लॉय है, इसको हम इंटेंशन भी बोल सकते हैं ना। इंटेंशन क्या होता है, स्कीमा, डिज़ाइन, यानी इसी को ही डिज़ाइन किया जा रहा है ना। एम्प्लॉय का ही एक टेबल बन रहा है, उसके कॉलम्स बन रहे हैं। और एंटिटी सेट क्या है,
ये पूरा का पूरा क्या है, एंटिटी सेट है। असलम खान 55, 8,000 55 इज़ द एज, 80,000 इज़ द सैलरी। एम्प्लॉय 2 क्या है, आमना मलिक नेम है, एज जो है वो उसकी 40 है, उसकी सैलरी 20,000 है। सो ये सारी की सारी जितनी एंटिटीज़ एक वक्त में एंटिटी टाइप के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज द एंटिटी सेट। ये डायग्राम मैं ऑलरेडी इसकी कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस वाज द एंटिटी टाइप, दिस ऑल इज़ द एंटिटी एंड दिस ऑल इज़ कॉल्ड एज द एंटिटी सेट। और ये मोबाइल नंबर, एज, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर, ये क्या हैं, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। सो इस डायग्राम में क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज और मोबाइल नंबर, ये क्या है, दे आर दी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़, या इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। फील्ड भी कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है इनको, यानी एट्रीब्यूट्स के फील्ड और कॉलम बनता है ना। अब एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जैसे रोल नंबर है या नेम है, इन हर एट्रीब्यूट यानी हर कॉलम की एक डोमेन सेट की जाती है ना। व्हाट इज़ द डोमेन? अगर आपको MS एक्सेस का प्रैक्टिकल याद हो, तो जब हम कॉलम के नेम्स डिज़ाइन व्यू में बता रहे थे, जैसे हमने नेम एक कॉलम बताया और उसकी डाटा टाइप सेट की थी टेक्स्ट, फिर फ़ोन नंबर बताया, उसकी डाटा टाइप हमने सेट की थी नंबर। ये अब जो नंबर और टेक्स्ट हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, ये एट्रीब्यूट के डोमेन्स हैं। यानी मैंने डोमेन सेट कर दिया है कि फ़ोन नंबर सिर्फ नंबर हो सकता है। मैं पॉसिबल वैल्यूज़ जो उसमें आ सकती हैं वो मैंने बता दी हैं कि सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं और कुछ भी नहीं आ सकता। सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड एज एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन किसको बोल रहे हैं? An attribute of an entity can have a value from a value set। वो value set इस वक्त क्या है, सिर्फ numbers का value set है फ़ोन नंबर के केस में। So वो क्या, हम उसको क्या बोलेंगे, सारे numbers को एक तरह से उसके attribute domain बोलेंगे कि ये उसकी attribute domain है। सिमिलरली अगर मैंने एक कॉलम किसी स्टूडेंट का बनाया हुआ GPA का, तो अब GPA स्टूडेंट कितना एंटर कर सकता है, या 0 से लेके 4 तक, इससे ना ज़्यादा GPA होता है ना इससे कम GPA होता है। तो मैंने अगर उसकी प्रॉपर्टी में सेट कर दिया, उस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी में, उस कॉलम की प्रॉपर्टी में, कि ये सिर्फ 0 से 4 तक एंटर किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि ये जो मैंने सेटिंग की है दैट इज़ कॉल्ड एज एन एट्रीब्यूट डोमेन। यानी GPA जो है वो 0 to 4 तक हो सकता है। ये जो सेट की गई है, जो वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यू मैंने सेट कर दी है, इट इज़ कॉल्ड एज एट्रीब्यूट डोमेन। नेक्स्ट जो एलिमेंट है ER मॉडल का, वो क्या है, रिलेशनशिप। मेन चीज़ दो ही है ना, मैंने आपको बताया, एंटिटीज़ और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? इट्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। लॉजिकल कनेक्शन से क्या मुराद है? एक अगर एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, और एक सैलरी का टेबल है, सैलरी एक एंटिटी है, तो एम्प्लॉय और सैलरी के दरमियान का रिलेशनशिप क्या है कि एम्प्लॉय टेक्स द सैलरी, यानी टेक्स उनके दरमियान की एसोसिएशन या रिलेशनशिप बता रही है। तो ER मॉडल, अभी हम आगे इसको इंशाल्लाह डिज़ाइन भी करेंगे, उसमें रिलेशनशिप को भी मेंशन किया जाता है। सो इट्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। द एंटिटीज़ दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। यानी हर वो एंटिटी जो कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसका रिलेशनशिप किसी दूसरी एंटिटी से बन रहा है, उसको हम उनको बोलेंगे दे आर दी पार्टिसिपेंट्स। उनके लिए ये टर्म यूज़ करेंगे पार्टिसिपेंट्स, कि ज़रूरी नहीं है, मे भी कोई ऐसी भी एंटिटी हो जिसका रिलेशनशिप किसी और एंटिटी से ना बन रहा हो, तो वो पार्टिसिपेंट नहीं कहलाएगी। अब पार्टिसिपेशन भी दो तरह की है। अगर सारी की सारी एंटिटीज, जितना एंटिटी सेट है, यानी जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे रिलेशनशिप जो है वो टोटल है।
और अगर कुछ पार्टिसिपेट करें और कुछ नहीं पार्टिसिपेट करें तो हम कहेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो पार्शियल रिलेशनशिप है। यानी एक एंटिटी सेट में जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए उसको एंटिटी सेट कह रहे हैं ना। अगर कुछ एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करी, कुछ का रिलेशनशिप बन रहा है दूसरे किसी एंटिटी से और कुछ का नहीं बन रहा, तो वी कॉल इट अ पार्शियल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशनशिप, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ एम्प्लॉय और सैलरी की। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है स्टूडेंट एंड अ टीचर। टीचर भी एक एंटिटी है और स्टूडेंट भी एक एंटिटी है ना। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? अ टीचर टीचेस अ स्टूडेंट। तो इन दो डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सम मोर टर्मिनोलॉजीज़, ये पहले भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। की एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे? अभी एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है ना, कॉलम्स होते हैं डिफरेंट। की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की भी जिसको बोलते हैं, हर ऐसे कॉलम को बोलेंगे जिसकी वजह से हम यूनिकली कोई रिकॉर्ड या कोई एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। रोल नंबर 1 डालूंगी तो मुझे सिर्फ रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड मिलेगा। तो रोल नंबर क्या है? वो की एट्रीब्यूट है, वो स्टूडेंट टेबल का की एट्रीब्यूट कहलाएगा। अगर पाकिस्तान के सिटीजन्स, अगर नादरा एक रिकॉर्ड रख रही है और पाकिस्तानी सिटीजन्स का, तो उसमें हमारा की एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? हमारी क्या चीज़ यूनिक होती है? हमारा CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर। तो हम लोगों के जो की एट्रीब्यूट है वो क्या है? हमारा CNIC नंबर है। एक कॉलेज में स्टूडेंट का अगर टेबल है, स्टूडेंट की एक एंटिटी है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन की एट्रीब्यूट क्या है? उसका रोल नंबर की एट्रीब्यूट है। समटाइम्स एक टेबल में या एक एंटिटी में कोई एक कॉलम यूनिक नहीं होता। जैसे स्टूडेंट के टेबल में तो रोल नंबर यूनिक है ना, हर स्टूडेंट का डिफरेंट रोल नंबर है। समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन होती है कि किसी टेबल में एक एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक नहीं होता, उससे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। 2 या 2 से ज़्यादा मिलके कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि यूनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव किया जा सके। अगर कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे कि ये कॉम्पोजिट की है। If there is no applicable value for an attribute, that attribute is set to a null value. Means जब टेबल्स में एंट्रीज़ की जा रही होती हैं, किसी कॉलम में अगर कुछ एंटर नहीं किया जाता है तो वो एज अ नल वैल्यू सेट कर दिया जाता है। नल मीन्स एम्प्टी है ना, नल का मतलब ही एम्प्टी है, तो उस एट्रीब्यूट को नल सेट कर दिया जाता है। ER डायग्राम की ये कुछ नोटेशंस हैं, और भी बहुत सारी नोटेशंस हैं। जब हम लोग ग्रेजुअली डायग्राम्स की तरफ जाएंगे, मॉडल बनाने की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको सारी उसकी नोटेशंस मज़ीद भी बताऊंगी। कुछ एंटिटीज़ को मैं यहाँ कुछ नोटेशंस को मैंने इसमें बेसिक नोटेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंटिटी या जो एंटिटी टाइप जिसको कहा जाता है, उसके लिए अक्सर टर्म हम एंटिटी भी यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए आपका जो है वो रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है, ठीक है। We are using a rectangle for that. This is the rectangle, first one. Attribute को represent करने के लिए वो जो कॉलम नेम्स हैं, कौन सी नोटेशन यूज़ हो रही है? ओवल यूज़ हो रहा है। 2 एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को मेंशन करने के लिए कौन सा नोटेशन यूज़ हो रहा है? दिस डायमंड साइन। आपको बताया था कि डेटा मॉडल्स या ये जो ER डायग्राम है, इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ होती है ना। इंपॉर्टेंस इसकी बताई थी, रीज़न बताई थी क्यों होती है कि अगर एक ही फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में मैं उसको कुछ और एंटिटीज़ के लिए ओवल यूज़ कर रही हूँ, कोई और उसको एंटिटीज़ के लिए स्क्वायर यूज़ करता होगा, तो ये कम्युनिकेशन का तो गैप आ जाएगा। जो मकसद है ER मॉडल बनाने का तो किसी को समझ ही नहीं आएगी। मैंने एंटिटी को ओवल में शो किया हुआ है, अगला एंटिटी को रेक्टेंगल समझ रहा है, तो उसको तो डायग्राम की समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ होती है। रिलेशनशिप को हमेशा डायमंड साइन में मेंशन करते हैं। फिर एंटिटी सेट, यानी ये जैसे रेक्टेंगल अभी मेंशन किया था, दिस वन एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं, इसको और एट्रीब्यूट को का लिंक बनाने के लिए, रेक्टेंगल और ओवल का लिंक बनाने के लिए, आपस में दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो ये एक लाइन होती है, दिस वन लाइन। इट इज़ लिंकिंग एट्रीब्यूट टू एंटिटी सेट्स। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की मज़ीद भी कुछ टाइप्स हैं।
इनको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में सारी एट्रीब्यूट्स के टाइप्स को। इस वक्त मैं सिर्फ एक नोटेशन बता रही हूँ कि एक एट्रीब्यूट टाइप जो होती है वो मल्टी वैल्यूड होती है, उसमें ये डबल ओवल यूज़ होता है। एक एट्रीब्यूट होती है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है, उसमें ये डॉटेड ओवल यूज़ हो रहा होता है। फिर एंटिटीज़ की भी दो टाइप्स हैं, ये भी आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीक एंटिटीज़ जो होती हैं वो डबल रेक्टेंगल में शो होती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं वो सिंगल रेक्टेंगल, ये जो आपको पहली वाली बताई थी सिंगल रेक्टेंगल में शो होती हैं। और रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो ये शो हो रहा है ना, अगर वीक रिलेशनशिप है तो वो ये शो होता है। ये वाली नोटेशन उसके लिए यूज़ हो रही है। इन सब टर्म्स को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ भी आया होगा। इट्स एन ईजी टॉपिक, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। थैंक यू सो मच।